हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के में फिजिक्स का साउंड चैप्टर के प्रश्नों को करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है विद्युत चुंबकीय तरंग और डी है अपगामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए, इसको ध्रुवित किया जा सकता है, बी है ये निर्वात में चल सकती है, सी है 0 सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, डी है उपयुक्त सभी कथन। क्या तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 सेल्सियस पर इसकी चाल 232 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है, 232 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव्य। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए, सभी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के प्रास को हम देख लेते हैं। देखिए, पहला होता है अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, ठीक, जो कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि, ये सब हुआ अपश्रव्य ध्वनि। और ये जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दूसरा हो गया श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि जो कि सुना जा सकता है, जो कि मनुष्य से सुन सकता है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं। और आया प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि जो कि चमगादड़, डॉल्फिन और पोर्पोइसेस, इसके द्वारा निकाला जाता है ये प्राध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक। इसका प्रास होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य, अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव। तो इसका आवृत्ति होता है, यहाँ देखिए, यहाँ होता है इस क्या है, इसमें 20 से कम है, यानी 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। अब नेक्स्ट है, प्राश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति क्या होती है। प्राश्रव्य तरंग है। प्राश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक साउंड, इसकी क्या होगा, यह होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज के बीच, बी है 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, सी है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज को ही हम 20,000 हर्ट्ज बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है। ऑप्शन ए, सुनी जा सकती है, बी नहीं सुनी जा सकती है, सी कभी कभी सुनी जा सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था। ऑप्शन ए न्यूटन, बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, डी फेराडे ने। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने। गाल्टन ने प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजा करके निकाला था। क्वेश्चन है दोस्तों, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि का अपवर्तन, बी है विस्पंदों का बनना, सी है ध्वनि का प्रकीर्णन, डी है प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव, बी है रेडियो तरंगे, सी है इंफ्रारेड तरंग, डी है सबसोनिक तरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी है तीव्रता, सी है वेग, डी है आयाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है। सफाई में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए प्राश्रव्य तरंग, बी है ऑक्जेलिक अम्ल, सी है अवश्रव्य तरंग, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है वायुयान के अंदर की सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्तियों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, बी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, सी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, डी है 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, क्या है, श्रव्य ध्वनि सीमा होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए
वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण क्या होता है कि वहाँ पर ध्वनि तरंगे, विस्फोट का ध्वनि आवाज़ नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों? ऑप्शन ए अंधेरे में उसे साफ दिखाई देती है, बी उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है, डी कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकता है। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो कि उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ रात्रि में, कथन ये है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कथन आर है चमगादड़ों के से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए ए है, ए में क्या कहता है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, ये सही बात है, लेकिन चमगादड़ इंफ्रासोनिक तरंगे छोड़ता है। नहीं, चमगादड़ जो है इंफ्रासोनिक तरंग नहीं छोड़ता है, ये प्राश्रव्य तरंग बनता है, अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि इसका दाब बढ़ाकर दुगुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए ध्वनि का जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि का जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब को आप बढ़ाए चाहे घटाए कुछ भी कीजिए, ध्वनि का चाल वही रहेगा। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी 232 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए स्टील में, बी वायु में, सी निर्वात में, डी जल में। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए स्टील में। देखिए ध्वनि की यात्रा करने का क्रम जो है सबसे ज़्यादा ठोस में हो गया, सबसे तेज़ी से ठोस में ये गमन करेगा, सबसे तेज़ी से ये ध्वनि जो है ठोस में गमन करता है। ठीक, सबसे तेज़ी से ये ठोस में गमन करेगा, उससे कम करेगा द्रव में और उससे कम करेगा गैस में, सबसे कम गैस में और निर्वात में तो ध्वनि का गमन कर ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसका सही जगह ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड, बी 220 मीटर पर सेकेंड, सी है 110 मीटर पर सेकेंड, डी है 232 मीटर पर सेकेंड। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी वायु। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस, क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि करती है गमन, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समान होता है, बी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, सी भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, डी भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। देखिए ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है और लेकिन ठोस में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम होगी? ऑप्शन ए हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। इसमें देखेंगे कि ठोस पदार्थ कौन सा, ये ठोस में सबसे ज़्यादा है, यहाँ लोहा हो जाएगा। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये कथन सही है, क्योंकि देखिए भी समानुपाती, भी मतलब वायु का ध्वनि का वेग, तो भी समानुपाती होता है √T का। यानी क्या हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा ध्वनि का वेग घटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो है वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये गलत है।
चलिए नेक्स्ट है, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन पर वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यही एक गलत है, क्या करा है इसमें कि सही कथन नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन यह है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, बी तापमान के घटने से बढ़ता है, सी तापमान पर आश्रित नहीं होता है, डी तापमान के घटने से घटता है। अभी तुरंत देखे थे कि टी समानुपाती, अभी तुरंत देखे थे भी समानुपाती रूट अंडर टी था, ठीक। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तापमान के बढ़ने से घटता है, कि तापमान बढ़ेगा तो घट जाएगा, नहीं, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। बी कह रहा है तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान घटेगा तो भी क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है तापमान पर आश्रित नहीं होता, तापमान पर तो आश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट है कि तापमान के घटने से घटता है। देखिए तापमान घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ये कथन ए है। और कथन आर देखिए, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि विमान उड़ते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, बी ध्वनि के चाल से कम चाल से, सी ध्वनि के चाल से अधिक चाल से, डी प्रकाश के चाल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ता है पराध्वनि विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अस्थायित्व संख्या, बी लैप्लास संख्या, सी ऑक्टेन संख्या, डी मैक संख्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि के वेग के संबंध में, बी जलयान में, सी वायुयान में, डी अंतरिक्षयान में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुयान में। मैक संख्या का प्रयोग वायुयान में करते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए फोन में, बी डेसी में, सी डेसिबल में, डी डेसिमल में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, सी है 30 से 40 डेसिबल, सी है 50 से 60 डेसिबल, डी है 90 से 100 डेसिबल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 डेसिबल क्या साधारण बातचीत। और फुसफुसाहट की ध्वनि होती है, यानी 20 से 30 डेसिबल फुसफुसाहट की ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए तारत्व, बी प्रावस्था, सी गुणता, डी प्रबलता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारत्व होगा। ध्वनि की वह विशेषता जो कि मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है, तो क्या जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तारत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए तारत्व, तीव्रता और आवृत्ति तीनों देखिए। पहले तारत्व क्या होता है। तारत्व क्या होता है कि यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ, आयाम, तीव्रता हो गया इंटेंसिटी आई और आयाम हो गया ए। तो आई समानुपाती ए स्क्वायर का होता है, मतलब अगर तीव्रता बढ़ेगा तो आयाम भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल, और बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ये 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। ये WHO के अनुसार कहा गया है। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि और साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि होता है। तारत्व देखते हैं, तारत्व क्या कहता है, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ध्वनि जब किसी का मोटी और किसी का पतली सुनाई देती है, यह तारत्व के कारण होता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, समझे। लड़की की आवाज़, मच्छरों का भिनभिना आदि का तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण से इसकी आवाज़ पतला होता है। लड़कों के आवाज़ और मेढक का टटराना आदि का तारत्व कम होता है, क्योंकि इसका आवाज़ मोटा होता है। चलिए गुणता को देखते हैं। गुणता क्या कहता है
कि जब ध्वनि की तीव्रता और तारतम्य दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता का कारण होता है। गुणता के कारण हम ध्वनि को मतलब अंतर कर पाते हैं कि किसका ध्वनि है, अगर तीव्रता और तारतम्य दोनों समान रहे तब। देखिए गुणता जो है ओवरटोन यानी अधिस्वर या सन्नादी पर निर्भर करती है। गायक की आवाज़ में अंतर, परिचितों की आवाज़ में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतर गुणता के कारण ही होता है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? देखिए ऑप्शन ए है तीव्रता, बी है तारतम्य, सी है गुणता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी तारतम्य, क्योंकि अभी तुरंत तारतम्य देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? ऑप्शन ए आयाम कम होता है, बी आयाम अधिक होता है, सी तारत्व कम होता है, डी तारत्व अधिक होता है। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगता है? ऑप्शन ए बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होती है। ऑप्शन बी है बच्चों की आवाज़ की तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। सी है बच्चों में अधिक ताकत होती है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में क्या होती है? ऑप्शन ए की आवृत्ति अधिक होती है, बी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, सी आयाम अधिक होती है, डी उसका वेग अधिक होता है। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए कि स्त्रियों की आवाज़ की क्या आती है? आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतरों के कारण किया जाता है। ऑप्शन ए तारत्व, प्रबलता और गुणता, बी केवल तारत्व और प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, डी केवल ध्वनि गुणता। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी केवल ध्वनि गुणता के कारण हम अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ऑप्शन ए ध्रुवन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए ध्रुवन। ध्रुवन जो है ये ध्वनि द्वारा वायु में ध्वनि द्वारा परावर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है क्या होता है? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, बी है 70 डेसिबल, सी है 85 डेसिबल, डी है 95 डेसिबल। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी 95 डेसिबल। 95 डेसिबल के ऊपर क्या ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, बी है रेलवे इंजन, सी है पॉप म्यूजिक, डी है हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज़ के उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। तो यह घटना उदाहरण है ऑप्शन ए रमन प्रभाव से, बी जूल थॉमस प्रभाव से, सी क्रम्पटन प्रभाव से, डी डॉपलर प्रभाव से। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी डॉपलर प्रभाव। चलिए डॉपलर प्रभाव को देखते हैं। डॉपलर प्रभाव कहता है कि जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को अध्ययन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठियों को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, बी है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में बहुत अत्यधिक होता है, सी है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, डी है ध्वनि चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। मतलब चंद्रमा पर जो है कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि प्रचारित कैसे हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए विवर्तन, बी परावर्तन, सी ध्रुवन, डी अपवर्तन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, बी है ध्वनि ऊर्जा पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है, सी है ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, डी है इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, बी ऊष्मा की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता, डी रेडियो तरंगों की बारंबारता। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, बी है ध्वनि का अपवर्तन, सी है ध्वनि का अवशोषण, डी है ध्वनि का चाल। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की परावर्तन। प्रतिध्वनि के क्या कारण है? ध्वनि का जब परावर्तन होता है प्रतिध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोतों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, बी है 17 मीटर, सी है 24 मीटर, डी है 30 मीटर। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए तरंगों के रेडियो तरंगों के अपवर्तन, रेडियो तरंगों के परावर्तन, सी है डॉपलर प्रभाव, डी है रमन प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर निर्भर होता है। रडार कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/10 सेकंड के बराबर, बी है 1/10 सेकंड से कम, सी है 1/10 सेकंड से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकंड से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें व छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, बी है निर्माण की लागत को कम करना, सी है ऑडिटोरियम से आग से सुरक्षा करना, डी है ध्वनि को अवशोषण करके प्रतिध्वनि से रोकना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि से रोकना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान तक कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकंड, बी 1/10 सेकंड, सी 1/20 सेकंड, डी 1/2 सेकंड। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी में से कोई नहीं। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पर खड़ा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 224 फीट, बी है 56 फीट, सी है 28 फीट, डी है 100 फीट। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन, डी है ध्रुवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। स्टेथोस्कोप ये जो होता है आला, जो कि डॉक्टर किसी के पेट में लगा करके उसके पेट के अंदर की स्थिति को देखता है, तो किसी भी जगह पर लगा कर देखता है। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी अवशोषण, सी परावर्तन, डी विवर्तन। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉपलर ने, बी न्यूटन ने, सी सेबिन ने और डी लप्लासे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजनहीन हॉल का अनुरणन काल क्या होता है? गुंजनहीन हॉल। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्शन ए है 0 सेकेंड, बी है 0.8 सेकेंड, सी है 1.8 सेकेंड, डी है 8 सेकेंड। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए, 0 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर नाव चलने के निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने की खतरा रहता है। बी पैरों के उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने की खतरा रहता है, सी डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, पैरों के उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो में घंटी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है किस कारण? ऑप्शन ए अनुनाद कारण, बी विस्पंदन के कारण, सी है व्यतिकरण के कारण, डी है विवर्तन के कारण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुनाद के कारण हम ध्वनि को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि जब तानसेन
गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? ऑप्शन ए नंबर परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनुनाद और डी व्यतिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुनाद के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये किसका कारण है? ऑप्शन ए विवर्तन, बी व्यतिकरण, सी अनुनाद, डी परावर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन ए परावर्तन का, बी अनुनाद का, सी व्यतिकरण का, डी अपवर्तन का। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुनाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका क्या कारण? ऑप्शन ए नंबर परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन, डी अनुनाद। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र यानी साइलेंट जोन में पहुंच जाता है तो जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी है व्यतिकरण, सी है अपवर्तन, डी है अनुनाद। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम कमरे को अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे के में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। यह किसके कारण संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है व्यतिकरण, डी है विवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत का आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रम्पटन प्रभाव, डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित ऑप्शन ए ध्वनि से, बी जनसंख्या से, सी मनोविज्ञान से, डी मुद्रा प्रचलन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटियों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है तो ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, डी शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, डी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। सही है ऑप्शन बी है गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतर और गैसों में न्यूनतम होता है। जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का वेग जो होता है कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, सी उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है, डी उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, बी है सूक्ष्म तरंग, सी है अवरक्त तरंग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि के लिए भी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, सी है जल में, डी है लकड़ी में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लकड़ी, क्योंकि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो देखिए मैक संख्या बराबर फार्मूला होता है
मैक संख्या बराबर, मैक संख्या बराबर होता है वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल देखिए मैक संख्या हमको क्या है 2 दिया हुआ है और वायुयान की चाल हमें निकालना है। तो वायुयान की चाल को हम x मान लेते हैं और ध्वनि की चाल कितना दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 332 गुना 2। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 364। इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर डी 364। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ऑप्शन ए हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जैव पद्धति जिसमें प्रासरव्य ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, डी ईईजी, डी एक्सरे। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ऑप्शन ए प्रकाश, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी ध्वनि, डी ऊष्मा। इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि। ध्वनि जो निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग है तो क्या इसका संबंध होगा। देखिए VA क्या है वायु में और VW है जल में और VS है इस्पात में। इस्पात यानी ठोस में सब ज़्यादा आता है ध्वनि का वेग। देखिए ऐसा इसका संबंध बनेगा VS इज ग्रेटर देन VW क्योंकि V जल में उसके बाद होता है और इसके ग्रेटर देन हो जाएगा VA मतलब हो गया एयर में। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ देखिए VS ग्रेटर देन VW में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, बी द्रव माध्यम में, सी गैसीय माध्यम में, डी निर्वात में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रडार, बी सोनार, सी पुकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगें क्या होती है। ऑप्शन ए उच्चतर गति की होती है, बी उच्चतर आवृत्ति की होती है, सी अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य की होती है, डी उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों लिए होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतर आवृत्ति की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन ए ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, सी समुद्र की गहराई मापने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकॉस्टिक विज्ञान क्या होता है। ऑप्शन ए प्रकाश से संबंधित, बी ध्वनि से संबंधित, सी जलवायु से संबंधित, डी धातु से संबंधित। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि संबंधित। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। ऑप्शन ए 90 डेसीबल, बी 60 डेसीबल, सी 120 डेसीबल, डी 100 डेसीबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डेसीबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है 60 डेसीबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रडार, बी सोनार, सी क्वेस्कर, डी संपादक। निगमन मतलब डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी नंबर इसका हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है इसे जिससे कि डर को दूर कर सके, बी दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु की दाब को बराबर करने के लिए, सी अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, डी मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, बी विस्तार, सी आवृत्ति, डी तीव्रता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे का वह गुण जिससे ध्वनि तारत्व निर्धारण होता है तो वह ध्वनि का क्या होता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, बी आयाम, सी तरंगदैर्घ्य, डी तीव्रता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति।